चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम भारत के भूगोल के सीरीज के अंदर भारत के प्रमुख उद्योगों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर लौह इस्पात उद्योग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो भारत के प्रमुख उद्योगों की यदि हम बात करते हैं तो भारत के प्रमुख उद्योगों में खनिज पर आधारित उद्योगों में जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, प्रमुख उद्योग है। इसके अलावा कृषि पर आधारित उद्योगों के अंदर आपका चीनी उद्योग आ जाता है, सूती वस्त्र उद्योग आ जाता है। इसके अलावा लकड़ी पर कागज उद्योग आ जाता है और जूट उद्योग भी कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग है। तो आज हम प्रमुख रूप से अपना लौह इस्पात उद्योग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो लौह इस्पात उद्योग एक भारी ह्रासमान उद्योग है जो प्रमुख रूप से क्या है, कच्चे माल के समीप है, वो प्रमुख रूप से क्या है भाई, स्थापित किया जाता है। क्योंकि यदि हमें 1 टन लोह उत्पादन करना है तो हमें लगभग 1.6 टन तो क्या है लोह की आवश्यकता होती है और लगभग 1.5 टन है वो कोयले की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 0.5 टन है वो क्या है, मैग्नीज व चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा डोलोमाइट की भी इसके अंदर आवश्यकता पड़ती है। तो यानी भारी ह्रासमान उद्योग है लोह इस्पात उद्योग। तो भारत के अंदर देखते हैं तो लोह इस्पात उद्योग की अवस्थिति के अंदर देखें तो पहले मैप में देखते हैं कि भारत के अंदर कहां कहां पर लोह इस्पात उद्योग स्थापित हैं। तो भारत के अंदर दक्षिण के अंदर सेलम तमिलनाडु के अंदर, विजयनगर कर्नाटक के अंदर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, राउरकेला उड़ीसा, बरहमपुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बोकारो और जमशेदपुर झारखंड के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है, यानी ये कारखाने हैं वो स्थापित है। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर लोह इस्पात उद्योग का विकास है वो कैसे हुआ। तो भारत के अंदर बात करते हैं तो यानी कुटीर उद्योग के रूप में तो भारत में प्राचीन काल से ही अंगारिया जाति लोह उत्पादन करती थी, जिसमें आज से 350 ईसा पूर्व दिल्ली का लोह स्तंभ है जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है, एक अद्भुत उदाहरण यानी प्रस्तुत करता है। लेकिन आधुनिक कारखानों की बात करते हैं तो भारत में आधुनिक कारखाना की सर्वप्रथम एस्फल कारखाना खोला गया था। कहाँ, यानी पोर्टनोवा तमिलनाडु के अंदर 1830 के अंदर प्रथम एस्फल कारखाना। क्यों? क्योंकि 1866 के अंदर यह कारखाना प्रमुख रूप से भाई बंद हो गया था। इसके बाद यदि हम बात करते हैं भारत का प्रथम सफल कारखाने की, तो भारत का प्रथम सफल कारखाना है वो कुल्टी पश्चिम बंगाल के अंदर 1874 के अंदर बाराकर लोह इस्पात कंपनी के द्वारा स्थापित है वो किया गया। तो इसके बारे में ये केवीएस के अंदर और एस्टेट के अंदर ये प्रश्न आ गया है कि भारत का प्रथम सफल कारखाना है वो कौन सा था। तो कुल्टी पश्चिम बंगाल के अंदर 1874 में स्थापित बाराकर लोह इस्पात जो कंपनी है वो भारत की प्रथम लोह इस्पात का सफल कारखाना था। वही हम बात करते हैं भारत का बड़ा एवं आधुनिक कारखाना की बात करते हैं तो ये कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को के नाम से जाना जाता है, यह कारखाना यानी तत्कालीन बिहार के शांकची नामक स्थान पर 1907 के अंदर क्या है, जमशेद जी टाटा के द्वारा टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई। और यह भारत का एक आदर्श कारखाना है जो कच्चा लोहा और लोह एसिड दोनों के मध्यवर्ती भाग के अंदर स्थापित है वो किया गया है। इस कारखाने की यदि हम बात करते हैं तो भारत में उड़ीसा के बादाम पहाड़ और लोहा मंडी से तो ये लोहा एसिड प्रमुख रूप से क्या है प्राप्त करता है। वही सुंदरगढ़ से क्या है, चूना पत्थर डोलोमाइट यानी ये प्राप्त करता है। और पास में जो बोकारो और झरिया की खानों से वहां से प्रमुख रूप से क्या है, यानी कोयला है ये इस्पात संयंत्र यानी प्राप्त करता है। और यह कारखाना सोन रेखा और खोरखोई नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो वहां पर यानी वहां से जल की उपलब्धता इसको प्रमुख रूप से क्या है हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कारखाने की यदि हम बात करते हैं तो 1908 के अंदर
हीरापुर के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर कारखाने की स्थापना की गई। उसके बाद यदि हम कारखानों की बात करते हैं 1919 में बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना प्रमुख रूप से क्या है की गई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं भद्रावती कर्नाटक के अंदर क्या है यानी मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1923 के अंदर यानी की गई और इसी कारखाने को बाद में क्या है यानी इसका नाम चेंज कर दिया गया। भारत के प्रथम इंजीनियर ही है विश्वेश्वरैया जी, उसके नाम पर 1962 में इसका कारखाने का नाम कर दिया गया विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जो भद्रावती यानी कर्नाटक राज्य के अंदर प्रमुख रूप से क्या है भाई स्थित है। उसके बाद 1936 के अंदर जो कुल्टी और हीरापुर इस्पात संयंत्र थे उसको मिलाकर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी इसको का गठन कर दिया गया और इसको के अंदर ही 1953 के अंदर जो बर्नपुर कारखाना था जो 1937 में जिसकी स्थापना हुई उस कारखाने को मिलाकर यानी एक संगठन बना दिया इसको और यही इसको का आगे जाकर 1976 के अंदर क्या है भारत सरकार क्या करती है इसका अधिग्रहण करती है और ये बाद में सेल में 1 अप्रैल 2005 को मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें उसके बाद भारत के अंदर आजादी के बाद यानी उद्योगों का विकास द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से आधारभूत लौह इस्पात उद्योग पर विशेष फोकस दिया गया, जिसके तहत 3 कारखानों की भाई इसके अंदर है वो स्थापना की गई, जिसमें नंबर 1 भिलाई इस्पात संयंत्र है जो छत्तीसगढ़ जिले के दुर्ग नामक स्थान के ऊपर इस कारखाने की क्या भाई स्थापना यानी 1956 में की गई, जिससे उत्पादन प्रारंभ हो गया था 1959 के अंदर। और यह जो कारखाना है पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस के सहयोग से यह कारखाना है वो यानी 1956 के अंदर स्थापित है वो किया गया था। और इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा कारखाना आता है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर क्या है यानी ब्रिटेन के सहयोग से यह कारखाना यानी 1956 में लगाया गया और इसके अंदर उत्पादन शुरू हुआ कब भाई 1962 के अंदर उत्पादन शुरू हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो सुंदरगढ़ जिला उड़ीसा के अंदर है यानी स्थापित किया गया, जिसमें 1959 के अंदर उत्पादन है वो इसके अंदर शुरू हो गया था। तो जो ये राउरकेला इस्पात संयंत्र है ये सुंदरगढ़ जिले के अंदर है और वहां से गुरु मेहसानी से स्थानीय रूप से क्या है कोयला प्राप्त कर लेता है और कोयला क्या लोएस और धन्नाबाद बोकोरो से ये क्या है कोयला प्राप्त करता है और हीराकुंड बांध है जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, इससे ये क्या प्राप्त करता है भाई यानी जल और विद्युत का उपभोग है वो करता है। तो यह जो कारखाना है यानी कोयल और शंख नदियों के संगम पर मुख्य रूप से क्या है इस कारखाने की स्थापना है वो की गई है। और यह कारखाना भारत में लोएस्ट केस में स्थापित किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा कारखाना भारत का आदर्श कारखाना है, तो आदर्श कारखाना तो भारत का यानी टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। और यदि हम बात करते हैं लोएस्ट केस में तो भारत का ये राउरकेला हो गया, भिलाई इस्पात संयंत्र हो गया, भद्रावती हो गया, ये सेलम कारखाना है। ये कारखाने तो लोएस्ट केस में स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा कोयले केस में बात करते हैं तो आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र हो गया, बोकोरो हो गया, बर्नपुर हो गया और कुल्टी इस्पात संयंत्र है ये स्थापित किए गए हैं यहाँ कोयला केस में। इसके अलावा बंदरगाह पर बात करते हैं परिवहन के देखें तो इसमें एक तो आपका आ जाता है पास्को और दूसरा आ जाता है विशाखापट्टनम, ये बंदरगाह पर है प्रमुख रूप से स्थापित इस्पात संयंत्र हैं। इसके बाद यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंदर भी भारत के अंदर एक कारखाना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकोरो झारखंड के अंदर यानी बोकोरो झारखंड के अंदर यानी यह कारखाना शुरू किया गया प्रारंभ किया गया, जिससे उत्पादन 1972 के अंदर भाई प्रारंभ है वो
हो गया। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंदर यदि हम बात करते हैं तो भारत में जैसे सेलम तमिलनाडु का कारखाना स्थापित किया गया, इसके बाद विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला कारखाना, विजयनगर कर्नाटक वाला कारखाना की स्थापना है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई। तो भारत के अंदर बंदरगाह पर स्थापित होने वाला प्रथम कारखाना था विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, और इस इस्पात संयंत्र की एक अद्भुत विशेषता थी कि भारतीय तकनीक का प्रयोग इसके निर्माण के अंदर प्रमुख रूप से किया गया था। उसके बाद यदि हम बात करते हैं यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर 24 जनवरी 1973 के अंदर भारतीय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन है वो यानी कर दिया गया, यानी सेल का गठन कर दिया गया। किसका कर दिया? सेल का गठन कर दिया गया जनवरी 1973 के अंदर। और इसका प्रमुख कार्य क्या था भी? भारत में इस्पात उद्योग की विकास की जिम्मेवारी है वो इस सेल को दी गई, जिसके तहत क्या किया गया, भारत ने जो इसको है इसका अधिग्रहण कर लिया था 14 जुलाई 1976 को, और अधिग्रहण करे बाद में इसकी जिम्मेवारी दे दी गई सेल को। और यह जो यानी सेल और इनको मिला दिया गया किसमें, यानी भारतीय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर। और यह जो विलय प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2005 को, और ये प्रश्न है वो यानी यूपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि भारत के अंदर सेल के अंदर इसको को कब मिलाया गया। इसको का पूरा नाम है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के अंदर विलय कब किया गया। तो यानी विलय की घोषणा तो पहले कर दी, लेकिन ये प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2005 को यह यानी प्रभावी माना गया। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो सेल के अधीन वर्तमान के अंदर भारत के अधिकांश जो कारखाने हैं वो कार्यरत हैं, जिसके अंदर यदि प्रमुख कारखाने जो सेल के अधीन कार्य कर रहे हैं उसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आ जाता है। इसके अलावा राउरकेला इस्पात संयंत्र भी सेल के नियंत्रण के अंदर कार्य कर रहा है। बोकारो इस्पात संयंत्र भी इसके नियंत्रण में कार्य कर रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र का बुढ़ापुर स्टील प्लांट है वो भी सेल के नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है। इसके अलावा सेलम इस्पात संयंत्र भी सेल के नियंत्रण में कार्य कर रहा है। इसके अलावा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भी किसके अधीन कार्य कर रही है, भी सेल के अधीन है वो कार्य कर रही है। तो वर्तमान में देखें तो भारत के अंदर पास्को इस्पात संयंत्र है वो काफी चर्चा के अंदर सुर्खियों में है। इसका मुख्य रीजन ये है कि ये उड़ीसा और दक्षिणी कोरिया की कंपनी पास्को में उड़ीसा राज्य के अंदर पाराद्वीप के समीप लगाने का समझौता 2005 में हुआ, लेकिन पर्यावरणीय समस्याओं से ग्रसित होने के कारण यह यानी कई लंबे समय तक यह समझौता यानी लागू नहीं हो सका। और 2014 के अंदर यानी इसके अंदर पुण्य एक बार कार्रवाई शुरू हुई, और यह भारत के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा कारखाना होगा जिसमें पूंजी इन्वेस्टमेंट होगी 52,000 करोड़ रुपए। तो यह भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना हो जाएगा जब लगेगी। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर भाई इस्पात के अंदर यदि देखें तो भारत का लो एस के उत्पादन में तो यानी तीसरा स्थान है वो प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। तो आज हमने लो इस्पात उद्योग के अंदर भारत के अंदर लो इस्पात उद्योग का विकास कैसे हुआ और कौन कौन से कारक हैं इनको प्रभावित करते हैं और कहां कहां ये उद्योग स्थापित किए गए हैं, एक बार पुनः थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। तो भारत का प्रथम कारखाना पोर्टनुआ तमिलनाडु के अंदर 1830 में स्थापित किया गया, 66 में बंद हो गया। प्रथम सफल कारखाना है वो कुल्टी पश्चिम बंगाल के अंदर 1874 के अंदर स्थापित किया गया। और भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक कारखाना जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना है वो की गई। उसके बाद हीरापुर बर्नपुर कारखानों की स्थापना हुई। 1923 में विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी की
स्थापना हुई। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट मिनट के अंदर 2 बार आ चुका है, एस्टेट के अंदर, एलबीएस के अंदर आ चुका है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। 1956 में 59 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। दूसरा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से प्रारंभ हुआ। 1962 में उत्पादन प्रारंभ। तीसरा राउरकेला इस्पात संयंत्र सुंदरगढ़ में ओडिशा राज्य के अंदर जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। एक बार प्रश्न इसमें पूछा गया है कि भारत के अंदर भारतीय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, 24 जनवरी 1973 को स्थापित की गई। और भारत में इसको का विलय सेल के अंदर कब लागू हुआ, प्रभावी हुआ, तो 1 अप्रैल 2005 को प्रभावी इसके अंदर भाई हुआ। या एक और प्रश्न इसमें पूछा गया है कि भारत के अंदर जो मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम परिवर्तन विश्वस्तरीय आयरन एंड स्टील कंपनी कब किया गया, तो 1962 के अंदर इसके अंदर है वो प्रमुख रूप से क्या है किया गया। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने क्या है भारत के प्रमुख यानी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग का विस्तार से अध्ययन किया, जिसके अंदर यानी हमने पहले तो इसके अंदर देखा तो भारत में लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग और जूट उद्योग, रासायनिक उद्योग, ये दो प्रमुख उद्योग है। और लौह इस्पात उद्योग का हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया। तो मित्रों आपसे विनम्र निवेदन है कि आपका अपना चैनल है तो इसको आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं आज के टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।